Hi, this is Mahendra Kumar, and you are watching MS Biology channel. In this video, I am going to discuss about the interview model of CGPTM. जब से एनटीए ने सीजीपीटीएम एग्जाम्स के रिजल्ट्स को लेकर के और उसके इंटरव्यू के डेट को लेकर के प्रेस रिलीज किया हुआ है, उसके बाद से स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ यही सवाल आ रहे हैं कि इंटरव्यू का पैटर्न कैसा होने वाला है, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कैसे करें, कौन सा बैचेस ज्वाइन करें, कहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करें। बहुत सारे तरीके के सवाल उनके मन में आ रहे हैं और उसको लेकर के वो बहुत परेशान हो रहे हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपको बता दें कि इंटरव्यू के लिए आपको किसी क्लासेस को, किसी बैचेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने इनफ मैच्योर हैं और खुद आप उस लेवल पे हैं जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में कोई अपीयर नहीं हुआ है। जो भी आपको यूट्यूब पे कोई आपका कोर्स चला रहा होगा या फिर इस तरह की चीज़ें कर रहा होगा, वो कोई भी इस टाइप के एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू में अपीयर हुआ नहीं है, राइट? तो आपको सिर्फ़ अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है। सजेशंस की ज़रूरत है आपको, डेफ़िनिटली वो सजेशंस आपको लेना चाहिए, लोगों से कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। बट उसके लिए अननेसेसरी का आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाकर कोई कोर्सेज़ को जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप में इनफ मैच्योर हैं, अपनी चीज़ों को आप अपने आप को ही रिप्रेज़ेंट करने के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू में, राइट? तो कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, उसको लेकर के एक पॉसिबल जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक आइडियल इंटरव्यू को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे ब्रीफ करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस आपके होने की उम्मीद बनती है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आज यहाँ पे मेंशन हैं और जो कि आपके इंटरव्यू को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो जैसा कि ये फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीजीपीटीएम इंटरव्यू मॉडल, और इस सीजीपीटीएम इंटरव्यू मॉडल के सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है और कहाँ पे आपको क्या चीज़ करना है, राइट? तो नंबर पहला चीज़ तो यहाँ पे यही है कि पूरे इंटरव्यू के अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 100 मार्क्स का होने वाला है। पूरे इंटरव्यू को यहाँ पे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, कंपोनेंट्स 1, कंपोनेंट्स 2, कंपोनेंट्स 3। फर्स्ट कंपोनेंट जो है आपकी वो पर्सनैलिटी को लेकर के है, और पर्सनैलिटी में जो-जो चीज़ें आने वाली हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लिए हैं। दैट इज़ द ए है, दैट इज़ द ड्रेसिंग सेंस। दूसरा है दैट इज़ द कम्युनिकेशंस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वे। एंड तीसरा है आपका बॉडी जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, जब भी आप इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने आप बैठते हैं और आप वहाँ पे जाते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू जो पैनलिस्ट होगा वहाँ पर आपको एक सेपरेट रूम दिया जाता है, और उस सेपरेट रूम में आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से चेयर लगे हुए होंगे जहाँ पे आपको 3 से 4 मेंबर का आपको बोर्ड बनता है, और आप लोग वहाँ वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है और आपको यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे सिटिंग करना होगा, राइट? आपको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए जो आपका ड्रेस हो वो कैसा होना चाहिए, इस चीज़ पे थोड़ा-सा यहाँ पे फ़ोकस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंटरव्यू में जितना हो सके आप सिंपल सोबर कपड़े पहन कर के जाइए, जैसा कि आप सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली कि देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। बहुत ज़्यादा कोई आपको ऐसे कंट्रास्ट लाइट कलर के कपड़े पहन के नहीं जाना है। कोशिश कीजिए कि फैब्रिक्स कपड़े की जो हो वो कॉटन में हो। लाइट कलर का कोई आपका शर्ट हो, चाहे वो स्काई ब्लू ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं या फिर और भी कोई लाइट हल्का ग्रीन ले सकते हैं। पैंट का कॉम्बिनेशंस आप डार्क में रखें। सो शर्ट एंड पैंट, अभी आपका गर्मी का मौसम आ चुका है तो आपको विंटर क्लॉथ पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल से आपका और भी मौसम गर्म हो जाएगा तो आप फुल स्लीव्स की आप अपनी शर्ट ले सकते हैं। शर्ट में आपका जो शर्ट का जो कलर रखिए वो लाइट कलर रखिए, और पैंट में जो रखिए कलर वो डार्क में रखिए। डार्क ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, जो भी कुछ है। और शूज़ आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ना जाएँ, आपको एक फॉर्मल लेदर वाले जो शूज़ होते हैं, ब्लैक, ब्राउन जो भी है, आप पहन लें, शूज़ पहन लें, और इसके साथ आप डार्क में पैंट ले लें और एक लाइट कोई शर्ट ले लें। आपके पास अगर वॉच है तो आप अच्छे से वॉच लगा के जाइए। और मेल्स के लिए रहेगा, फीमेल्स के लिए वही है कि आप ज़्यादा प्रेफ़रेबल और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सूट पहन कर के जाइए, और उस वही भी उसके लिए आपके लिए भी वही स्टेटमेंट है कि आपकी भी जो कपड़े की क्वालिटी हो, फैब्रिक हो, वो कॉटन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा ऐसे चमक-धमक वाले कलर ना हो, नॉर्मल कलर वाले। आप लगे कि आप एक ऑफ़िसर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको ऐसे अपने आप को मेकअप करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी
आपकी क्वालिटी ही अपने आप में आपकी खूबसूरती है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ों को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऑफ़िसर्स रैंक की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सिंपल आप सूट पहन लें और सूट का भी जो कलर हो कुछ ऐसा ही हो, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशंस करके हो और कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि बहुत स्किन फिटिंग हो, आप वहाँ पे बैठे हैं तो आप अपने आप पे कंफर्ट फ़ील नहीं कर पा रहे हैं और इंटरव्यूअर को भी आपकी बॉडी जिस तरह से बता रही हो कि हाँ, आप कंफर्ट नहीं फ़ील कर रहे हैं, ऐसा ना हो। लूज़ कपड़े हों, ढीले-ढाले हों, आसानी आपको पहनने में आसानी हो, कैरी करने में आसानी हो और ज़रूरत नहीं है आपको हाई सैंडल पहन के जाने के लिए, नॉर्मल आप कोई ऐसे लेदर वाले शूज़ या सैंडल पहन के जा सकते हैं, जिसमें आप एकदम कंफर्टेबल हों। बी सिंपल, आपको एकदम सिंपल अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है वहाँ पे बाय ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस से आपके जो इंटरनल जो आपकी जो मेंटालिटी होती है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है कि हाँ, आप किस तरफ का आपका टेम्परामेंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करता है कि आप कैसे दिख रहे हैं और कितना कम्फर्ट दिख रहे हैं और आपको अपने आप को काम डाउन रखना है। बहुत ज़्यादा आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू ही देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में आपकी अपनी ही चीज़ों को लेकर के आपसे सवाल किए जाएँगे और सामने वाला बैठा बंदा भी इंसान ही है, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा खुद को स्टार्टिंग में 2 से 5 मिनट अपने आप को आप बैलेंस बना के रखिएगा। एक बार जब वन टू वन इंटरैक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ड्रेसिंग सेंस में यही कॉम्बिनेशंस आप लोग रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा कि आप मेल्स के लिए डार्क पैंट और लाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन एंड लेदर शूज़ पहन के जाइए आप और फीमेल के लिए अगर आप मैरिड हैं तो साड़ी पहन के जाइए आप, साड़ी में अगर कंफर्टेबल हैं तो और अदरवाइज़ आप सूट भी पहन के कैरी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कैरी वही कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसा ना हो कि आप हैबिचुअल उसके नहीं हैं और जाकर के आप वहाँ पे परेशान हैं अपने कपड़े को ही सँभालने में। आपका फ़ोकस आपके कपड़े पे ही है और आप उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है। दूसरा है कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि आप एक ए ग्रेड के ऑफिसर रैंक के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, सो ट्राई टू रिप्लाई इन मोस्ट प्रोबेबली इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट मस्ट बी इन इन्फ्लुएंसिव वे, राइट। और अगर लगता है कि आप पूरी तरीके से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सो ट्राई टू मिक्स आप हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन वाला लैंग्वेज यूज़ कीजिए। पूरी तरीके से हिंदी में आप प्रेफ़र करेंगे तो शायद हो सकता है इसका ड्रॉबैक पड़े, बिकॉज़ आप एक ऐसे पोस्ट के लिए जा रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ़िशियल जो पेपर वर्क होंगे वो क्या होंगे, इंग्लिश में होंगे, राइट? और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा-सा बोलने का प्रैक्टिस और रिप्लाई का प्रैक्टिस देख लीजिए। कई बारी होता है कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज अच्छी होती है लेकिन वो लैंग्वेज को लेकर के बहुत नर्वस हो जाते हैं, पसीना छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि न जाने क्या हो रहा है। अगर आप एकदम ही कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी भी बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो इश्यू। वो भी समझते होंगे कि हम सभी लोग इंडियंस हैं, इंडियंस का मदर टंग तो है नहीं इंग्लिश, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश कीजिए ज़्यादा प्रेफ़रेबल होगा और ज़्यादा फ़ायदे रहेगा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करते हैं और मिक्स लैंग्वेज को यूज़ भी करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन करके। बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर आपके बैठने का तरीका काफ़ी कुछ आपको बताता है और कोशिश कीजिए। कई बारी मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जब कोई भी चीज़ बताने लगते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल दिखाई देती है, मतलब एक ऑकवर्ड लगता है। उनके हाथ-पैर बहुत ज़्यादा हिलते रहते हैं, इस तरीके से करते रहते हैं, तो थोड़ा-सा उस चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना होगा। जब भी आप रिप्लाई कर रहे हैं और सामने वाला अगर इंटरव्यूअर पैनल, याद रखें कि जो इंटरव्यू में पैनल में बैठे हुए 3 से 4 लोग होंगे, जो आपसे सवाल करे, आपको सिर्फ़ उन्हीं के तरफ फ्रंट टू फ्रंट देख कर के, आई कॉन्टैक्ट में देख कर के बात करना है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं करनी है अपने हाथ से, पैर से, इस तरीके से। नॉर्मल तरीके की आप रिस्पॉन्स में रहें और आपका जो बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर होगा वो काफ़ी कुछ बताता है कि आप कितना कम्फ़र्ट और कितना कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो डेफ़िनिटली आपके हाव-भाव से आपको पता चलेगा सामने वाले को कि आप रिलैक्स हैं और अपने आप में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। सो पर्सनैलिटी में इन 3 चीज़ों पे आप फ़ोकस कीजिए और इस चीज़ को फ़ोकस करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग क्लासेस के लिए, कोई भी क्लास के लिए, कोई कोर्स को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई कोर्स बेच रहा है सब फालतू है, सब सिर्फ़ पैसा कमाने का प्लान करते हैं। ऐसा ना ही उन्होंने कभी इंटरव्यू फ़ेस किया है और ना ही इस तरीके की चीज़ों को वो देखते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप किसी भी कोर्स को लेकर के, किसी भी क्लासेस को लेकर के बहुत उलझिए मत। आपको इन सारी चीज़ों को फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे फ़ोकस खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर आकर के आपको किसी से सीखने की ज़रूरत है कि हाँ, हम कम्युनिकेट कैसे करें, कैसे हम रिप्लाई करें, ये करने की ज़रूरत है। आप इन 3 चीज़ों पे ध्यान दें, ड्रेस में, कम्युनिकेशन स्किल पे और बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर पे, ये पर्सनैलिटी की हो जाएगा, काफ़ी वेटेज होगा इसका। Come to the next point, that is subject is specific. Here we will discuss about the biotechnology as we know. हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में ही बात करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट दूसरा कुछ है तो आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, चूँकि आप आईपीआर के पेटेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो उनका मेन जो फोकस होगा वो कहाँ पे हो सकता है और क्यों होगा, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो पॉइंट होगा दैट इज़ द कोर बायोटेक्नोलॉजी। आपको पूरी अच्छी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। जिस मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को पढ़ कर के आपने मेंस रिटन दिया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ करना शुरू कर लीजिए। ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है, आपने कहीं से अच्छे से पढ़ा है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में लिखने के लिए गए हैं। उसी कंटेंट को आप रिवीजन कीजिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए। कोर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पूरा ऑडिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कैसे जीन क्लोनिंग, जीन माइनिंग और नॉकआउट जीनिंग करते हैं, किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियल लेवल पे और कमर्शियल पर्पज़ के लेवल से कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको अच्छे से इंटरलेट करने की ज़रूरत है। ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी नाउ-अ-डेज़ करंट सिनेरियो क्या है, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में कैसे ट्रेंड कर रही है, क्या ट्रेंड्स अभी चल रहा है करंटली बायोटेक्नोलॉजी का। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यूअर्स। वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ मच यू आर अपडेटेड टू योर फील्ड्स। आप अपने फील्ड से कितना ज़्यादा अपडेटेड हैं, कितनी आपको अवेयरनेस है। एंड कम टू द नेक्स्ट दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। सबसे ज़्यादा जो पेटेंट कराने वाले आइटम हैं वो क्या है, दैट इज द माइक्रोब्स हैं। नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिसर्च हो रहा है माइक्रोस पे। खास करके अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में एज वेल एज एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जिनको पेटेंट कराया जा रहा है। उनको पेटेंट करा करके बायो फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, बायो फर्टिलाइजर बना करके उनको फार्मर्स को सप्लाई किया जा रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिखा। आपका फोकस होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी में कितने पेटेंट्स हो रहे हैं, किन किन चीज़ों पे पेटेंट्स हो रहा है। लाइक एज कोई डिजीज़ के लिए हो रहा है या फिर कोई एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है या कोई फिर इसके बाद हेल्थ को लेकर के हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी लाइक एज डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके डिजीजेस आ रहे हैं नाउअडेज़, और उन डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन्स बन रही हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक डेवलप किए जा रहे हैं। तो उन वैक्सीन्स को पेटेंट कैसे कराया जा रहा है, क्या उसका प्रोसीजर्स है, और कौन कौन से वैक्सीन्स के लिए पेटेंट हुए हैं, कौन कौन से नई नई बीमारियां आ रही हैं, इनको लेकर के बायोटेक्नोलॉजी वाले ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा जो पेटेंट हो रहा है अगर माइक्रोब्स के बाद, और इसके बाद देखा जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो अभी रिसेंटली कौन कौन से ऐसे क्रॉप हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस किया जा चुका है, पूरी होम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है, और उनमें क्या किस तरीके का किस पर्पज़ के लिए जो मॉडिफिकेशन किया गया है, ये सारा अपडेट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सो डियर एस्पिरेंट्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो होगा वो काफ़ी कुछ आपका वेटेज रखेगा। अकॉर्डिंग टू मी अगर ये 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर का अगर आपका इंटरव्यू होगा, तो इस 100 नंबर को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो मैं आपको पूरा वेटेज देना चाहूँगा कि अगर पार्ट आपका पर्सनैलिटी टेस्ट वाला अगर मान लीजिए 20 मार्क्स का है और पोस्ट स्पेसिफिक भी आपका 20 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स आपका वेटेज किसका जाएगा, दैट इज़ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले का। इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ द पोस्ट स्पेसिफिक। आप जिस पोस्ट को लेकर के जा रहे हैं के लिए अपॉइंट होने जा रहे हैं, उस पोस्ट को लेकर के भी आपसे सवाल किए जाएँगे। जैसे व्हाट इज़ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पेटेंट ऑफिसर, किस तरीके का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होगी। सपोज़ यू आर अ अपॉइंटेड, राइट? अगर आपको आप अपॉइंटेड हो गए हैं और हो जाते हैं, तो कैसे क्या-क्या रोल होंगे, क्या-क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईपीआर एंड वीआईपीओ के बारे में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में आपको पढ़ना था। इनका डिटेल थोड़ा-सा आपको पढ़ना होगा। इंडिया में कौन-कौन से हेड ऑफ़िस हैं, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, कौन गवर्न कर रहा है,
किस तरीके से इनका पूरा एक दूसरे का मतलब रेगुलेशन है, कौन है जो इनको रेगुलेट करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। और पेटेंट प्रोसीजर्स किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को पेटेंट पेटेंट कराने के लिए क्या उसके बेसिक स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर पेटेंट कराना चाहता है तो उसको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या-क्या उसको करना चाहिए, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये सीजीपीटीएम इंटरव्यू का एक मॉडल है और इस मॉडल के बेसिस पे अगर आप अपने आप को प्रिपरेशंस करते हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं जाने की, किसी कोचिंग क्लासेस के लिए, किसी कोर्स को परचेज़ करने की ज़रूरत होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो खुद ही एक ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ और मैं क्यों इस तरीके से बोल रहा हूँ। सो बेसिकली आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है या नहीं, आप जानते भी हैं कि नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस दे कर के मैं कोई बिज़नेस करता हूँ। ये मेरी अपनी एक समझ है कि हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स का, और ख़ास करके बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट की हेल्प करता रहता हूँ। जो लोग पढ़ते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है। सो मैं यही बोलूँगा कि पैसे बहुत मेहनत से आपकी फैमिली और आप लोग भी कहीं अगर काम कर रहे हैं तो अर्न करते हैं। उसको ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए जहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। अननेसेसरी की चीज़ों में ऐसे आप उसको वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट और गुज़ारिश यही सब लोगों से रहेगी कि आप खुद पे फ़ोकस कीजिए। अननेसेसरी का क्लासेस को लेकर के या कोर्स को लेकर के कि ये कोर्स ले लेते हैं, वो कोर्स ले लेते हैं, उसके चक्कर में अपना माइंड डाइवर्ट आप मत कीजिए। आप अपने आप पे टाइम देंगे तो डेफ़िनिटली आप अच्छा कर पाएँगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। और जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर आपको भी लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन पे ज़रूर आपको फ़ोकस करना चाहिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से फ़ॉलो अप लीजिए, प्रिपेयर कीजिए ऐसा ही मैप बना करके, ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, कम्युनिकेशंस को लेकर के, बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर्स को लेकर के, बायोटेक्नोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के, अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आईपीआर, वीआईपीओ को लेकर के, इन सब के को समराइज़ कीजिए। आप देखिए कि आप खुद भी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। और 100 मार्क्स का मीन्स 20% वेटेज है, तो 20% में से अगर आप ठीक तरीके से करके आते हैं तो 12-15% आप मार्क्स स्कोर करके ही आएँगे। और अगर आपने मेंस में ठीक-ठाक लिखा हुआ है और अच्छे मार्क्स अगर आ रहे हैं तो डेफ़िनिटली 2024 में आप एक ग्रेड के ऑफ़िसर्स बनने जा रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत-बहुत खुशी होगी। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली कि ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प करे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।